भारतीय संविधान का भाग IXA और भाग IXB दोनों ही हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के दो महत्वपूर्ण स्तंभों को परिभाषित करते हैं। ये भाग न केवल शासन के स्तर को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है, बल्कि लोकतंत्र को उसकी जड़ों तक मजबूत करने का कार्य भी करते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि भाग IXA और भाग IXB किस तरह से हमारे प्रशासनिक ताने बाने को आकार देते हैं और कैसे ये नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। भाग IXA की बात करें तो यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। वर्ष 1992 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था। इससे पहले शहरी क्षेत्रों में स्वशासन की कोई स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, परंतु लोकतंत्र की सच्ची आत्मा तभी जागती है जब शासन की शक्ति केवल केंद्र या राज्य तक सीमित न रहे, बल्कि वह जनता के बीच, उनके मोहल्लों, नगरों और कस्बों तक फैले। भाग IXA का यही उद्देश्य था, शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें सशक्त बनाना। इस भाग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 3 प्रकार की नगर पालिकाएं बनाई जाती हैं। पहली है नगर पंचायत, जो उन क्षेत्रों के लिए होती है जो ग्रामीण से शहरी में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी संक्रमणशील क्षेत्र। दूसरी है नगर पालिका परिषद, जो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए गठित की जाती है। तीसरी और सबसे बड़ी नगर पालिका है नगर निगम, जो बड़े शहरी क्षेत्रों में काम करती है। यह वर्गीकरण सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार शासन को अनुकूलित करने के लिए है। भाग IXA में सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। यह प्रावधान सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शहरी शासन में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले और उनके मुद्दों को प्राथमिकता मिले। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान प्रशासनिक स्थिरता और उत्तरदायित्व दोनों को सुनिश्चित करता है। यदि किसी कारणवश नगर पालिका का विघटन हो जाता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। यह प्रावधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग IXA राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर शक्तियां सौंपें। ये विषय 22वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, जैसे शहरी योजना, भूमि उपयोग नियमन, सड़क और पुल निर्माण, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और अन्य अनेक जनहित के कार्य। इससे स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता मिलती है। जब निर्णय लेने की शक्ति स्थानीय स्तर पर होती है तो प्रशासन अधिक प्रभावी और उत्तरदायी हो जाता है। अब बात करें भाग IXB की, जो सहकारी समितियों के बारे में है। वर्ष 2011 में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया। सहकारी समितियां हमारे देश में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और सामूहिक प्रयासों का प्रतीक रही हैं। भाग IXB का उद्देश्य सहकारी समितियों को संवैधानिक सुरक्षा देना था, ताकि वे स्वायत्त, लोकतांत्रिक और पेशेवर तरीके से काम कर सकें। सर्वप्रथम भाग IB ने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया। अनुच्छेद 19A(C) में संशोधन करके यह अधिकार सुनिश्चित किया गया। इसका अर्थ यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सहयोग के आधार पर समिति स्थापित करने और उसमें भाग लेने का अधिकार है। यह प्रावधान आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियों के बोर्ड की संरचना भी इसी भाग में निर्धारित की गई है। बोर्ड के सदस्यों की अधिकतम संख्या 21 तय की गई है। यह सीमा इसलिए निर्धारित की गई है ताकि समिति का संचालन सुगम और पारदर्शी रहे और निर्णय लेने में जटिलता न आए। सहकारी समितियों के खातों की नियमित ऑडिट का प्रावधान भी भाग IXB में है। इससे समितियों के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता आती है और सदस्यों का विश्वास बना रहता है। समय समय पर ऑडिट होने से यह सुनिश्चित होता है कि समिति के संसाधनों का दुरुपयोग न हो और आर्थिक अनुशासन बना रहे। बोर्ड के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया को भी इस भाग में विशेष महत्व दिया गया है। राज्य स्तरीय चुनाव प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जो इन चुनावों की निगरानी,
निर्देशन और नियंत्रण करती है। इससे चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और विश्वसनीय बनती है और समितियों के नेतृत्व में लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होते हैं। भाग IXB का एक प्रमुख उद्देश्य सहकारी समितियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। इससे समितियां सिर्फ औपचारिक संगठन नहीं रह जाती, बल्कि सदस्य हित में काम करने वाली, उत्तरदायी और जवाबदेह संस्थाएं बन जाती हैं। भाग IXA और IXB दोनों ही भाग स्थानीय स्वशासन और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में हमारे संविधान की दूरदर्शिता को दर्शाते हैं। नगरपालिकाएं शहरी प्रशासन को जनता के करीब लाती हैं, जबकि सहकारी समितियां सहयोग और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देती हैं। इन दोनों भागों के प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान निर्माता केवल शासन की प्रक्रिया को ही नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी, समानता और विकास को भी प्राथमिकता देते थे। आज जब हम शहरीकरण की तेज गति और बदलती सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की बात करते हैं, तो भाग IXA के प्रावधान नगरपालिकाओं को सशक्त बनाकर शहरी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करते हैं, जबकि भाग IXB सहकारी समितियों को सक्षम बनाकर किसानों, कारीगरों, छोटे उद्यमियों और उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का माध्यम बनता है। इन दोनों भागों के प्रभाव से हमारे देश में प्रशासनिक और आर्थिक लोकतंत्र को नई ऊंचाइयां मिली हैं। स्थानीय निकायों और सहकारी समितियों के रूप में जनता को शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर मिलता है, जिससे लोकतंत्र न केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित रहता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उसकी उपस्थिति महसूस होती है। इस प्रकार भाग IXA और IXB भारतीय लोकतंत्र के दो ऐसे स्तंभ हैं जो शासन को जन जन तक पहुंचाने, समाज में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने और देश के आर्थिक सामाजिक विकास को एक नया आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके माध्यम से हम एक जीवंत, उत्तरदायी और समावेशी लोकतंत्र की ओर अग्रसर होते हैं, जहां हर नागरिक की आवाज का महत्व है और हर समस्या का समाधान जनता के बीच से निकलता है।